Hi friends, welcome back to Travel Like Rasmi and I am Rasmi Kalita. लास्ट टाइम मैंने इंडिया का नेबरिंग कंट्री नेपाल विजिट किया था। नेपाल हिमालय में बसा हुआ साउथ एशिया का एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका कैपिटल काठमांडू है और मेनली यहाँ पे नेपाली लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और नेपाल में 80% के आसपास लोग हिंदू ही है। जैसे कि आपको पता है, नेपाल में ही लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि माता सीता का जन्मभूमि भी नेपाल ही है। वर्ल्ड के 10 टॉलेस्ट माउंटेन में से 8 नेपाल में ही है और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में ही है। और इस वजह से सबसे जो खतरनाक ट्रैकिंग होती है नेपाल से ही होती है, माउंट एवरेस्ट की ट्रैकिंग। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश है और बहुत ही कम बजट में आप नेपाल घूम के आ सकते हैं। मेनली जो इंडियंस है उनके लिए काफी सारी फैसिलिटीज है नेपाल घूमने के लिए। जैसे नेपाल जाने के लिए इंडियंस को कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, आप वोटर आईडी कार्ड से भी एंट्री कर सकते हैं। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ नेपाल जाने के लिए आप कहाँ से किस तरीके से जा सकते हैं और वहाँ जाने से पहले या वहाँ जाने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और साथ ही साथ आपका बजट कितना होना चाहिए, कहाँ पे आपको रुकना चाहिए और कितने दिन का आपका टूर होना चाहिए। यही सब डिटेल्स को लेके मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। और सबसे लास्ट में मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी जो आपको नेपाल जाने से पहले जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नेपाल विजिट करने का सोच रहे हैं तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, नेपाल हम कैसे पहुंच सकते हैं। नेपाल जाने के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं और फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके बजट के ऊपर है। सबसे सस्ता है आप अगर ट्रेन से जाते हैं। आप अपनी बाइक या जो प्राइवेट गाड़ी है उससे भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक लेके जाते हैं तो बाइक का जो भी आपका डीएल और इंश्योरेंस ये सब पेपर्स के साथ आपको एक परमिट लेना पड़ेगा जो 120 रुपीज के आसपास पर डे का होगा। और अगर आप अपनी कार लेके जाते हैं तो वो 400 के आसपास आपको परमिट निकालना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। और एक बात मैं बता दूं, आप नेपाल 2 तरीके से घूम सकते हैं। पहले या तो आप पोखरा जा सकते हैं, फिर वहां से आप काठमांडू जा सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पहले आप काठमांडू विजिट करें, उसके बाद आप पोखरा जाए। तो हमने तो इसी टाइप से किया था, मतलब हम पहले काठमांडू गए थे और उसके बाद हम पोखरा गए थे। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा बॉर्डर से एंट्री कर रहे हैं तो उसके पास कौन सा जगह होगा, पोखरा या काठमांडू, उसको डिसाइड करते हुए आप अपना प्लानिंग कीजिए। अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट डीटीसी की बस मिलेगी जो डॉक्टर अंबेडकर बस टर्मिनल से चलेगी सुबह के 10 बजे के आसपास। और इसका जो फेयर है वो 2800 के आसपास है, मतलब 3000 के आसपास। ये जो डीटीसी की बस है इसको आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। डीटीसी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। और अगर आप गोरखपुर से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले गोरखपुर से नौतनवा तक जाना पड़ेगा, फिर वहां से आपको सनौली बॉर्डर जाना पड़ेगा, फिर सनौली बॉर्डर से अगर आपको डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिलती है तो आपको भेरवा जाना पड़ेगा। भेरवा से आपको काठमांडू की गाड़ी मिल जाएगी। ट्यूसडे और सैटरडे को बनारस से डायरेक्ट बस जाती है रात के 10 बजे गोरखपुर होते हुए काठमांडू तक। बिहार तरफ से जाने के लिए आपको पहले पटना फिर वहां से रक्सौल तक जाना पड़ेगा। पटना से रक्सौल हम बस से गए थे। रक्सौल बॉर्डर से बीरगंज के लिए आपको 50 रुपीज के आसपास लगेगा ऑटो में। फिर वहां से आपको सोमो या बस मिल जाएगा डायरेक्ट काठमांडू तक। अगर आप वेस्ट बंगाल तरफ से एंट्री करना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी से काकरभिट्टा पानी टंकी बॉर्डर से एंट्री कर सकते हैं। और रही बात फ्लाइट की, तो जो इंडिया का मेजर सिटीज है वहां से आपको काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। इसके बाद अभी हम बात करेंगे कि जो टूर प्लान होगा वो क्या होगा। सबसे पहले अगर आप काठमांडू पहुंचते हैं तो पहले दिन तो आप जाके रेस्ट करेंगे और अगले दिन वो होगा आपका टूर का पहला दिन, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे आप जो भी लोकल प्लेसेस है काठमांडू का वो घूमेंगे। तो इस हिसाब से सबसे पहले आप जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल। ट्राई कीजिएगा 12 बजे से पहले आप पहुंच जाए क्योंकि 12 to 5 गेट क्लोज रहता है। उसके बाद आप स्वयंभूनाथ टेम्पल, दरबार स्क्वायर, रत्ना पार्क,
ये सब जगह घूम सकते हैं। और शाम को आप आके जो थमेल मार्केट है वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और थमेल मार्केट का नाइट लाइफ तो बहुत पॉपुलर है, तो उसको तो आपको बिल्कुल एक्सप्लोर करना ही चाहिए। तो शाम का टाइम आप मार्केट घूमने के लिए रख दीजिए। और सेकेंड डे को आप जा सकते हैं नगरकोट। काठमांडू से नगरकोट की दूरी 28 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पे कई सारे व्यू पॉइंट है। उसको देखने के अलावा आप पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से आप 13 हिमालयन रेंजेस में से 8 आप वहीं से देख सकते हैं। अगर सब क्लियर रहा तो आपको माउंट एवरेस्ट भी वहाँ से दिख जाएगा। थर्ड डे को आप काठमांडू से पोखरा के लिए निकलेंगे और काठमांडू से सुबह 7 बजे के आसपास पोखरा के लिए डायरेक्ट बस होती है। अगर उसको आप नहीं पकड़ पाए तो आपको 2 बार बस चेंज करके इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो हम लोगों ने थोड़ा लेट कर दिया, जिस वजह से हमको ये प्रॉब्लम हुई। तो जितना हो सके आप लोग अर्ली मॉर्निंग 6:30 तक बस स्टैंड पहुंच जाए। बस का जो फेयर है वो 600 से 1000 के बीच होगा। तो ये 9-10 घंटे के आसपास लगेगा आपको पोखरा पहुंचने में। उस दिन तो आप पहुंच के आराम करेंगे। उसके बाद आप डे 4 को निकलेंगे पोखरा घूमने के लिए। पहला दिन आप लोकल साइट सीन करेंगे, जैसे कि फीवा लेक, फिर जो लेक के बीच में बड़ा ही टेम्पल है आइलैंड टेम्पल, वहां पे घूम सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं डेविस फॉल और गुप्तेश्वर केव, दोनों आसपास ही है। ये अगर आप गाड़ी बुक करके जाते हैं तो ये सब जगह आप आराम से कवर कर लेंगे। और उसके अलावा अगर आपका टाइम बचता है तो आप वॉल पीस वगैरह और एक बैट केव है, वो सब चीजें आप एक ही दिन में एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इन सब जगहों को 2 दिन में आप घूम के कवर कर सकते हैं। लेकिन ये सब जगह मेन जगह है, मतलब अगर आप पोखरा गए हैं तो आपको जरूर विजिट करना चाहिए। वैसे तो 2 दिन काफी है पोखरा घूमने के लिए। और अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो वो आपको 2000 से 2500 के आसपास में मिल जाएगा। और डे 5 को आप सारंगकोट के लिए जाएंगे, जहां आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं और आपको वहां से बहुत खूबसूरत व्यू दिखने वाला है, तो उसको मिस मत कीजिए। ये तो हो गया आपका 5 डेज का टूर प्लान। और उसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप चितवन जो नेशनल पार्क है वहां जा सकते हैं 1 दिन के लिए। और 1 दिन आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। अगर आपको ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है तो नेपाल आके तो ट्रैकिंग करना ही चाहिए। तो 1-2 दिन के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, जैसे कि धामपुस ट्रैक, नौदंडा ट्रैक और सारंगकोट का ट्रैकिंग, तो ये सब आप कर सकते हैं। उससे अगर लंबा ट्रैकिंग करना है आपको, अन्नपूर्णा रीजन की ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहां आपको बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा। और अन्नपूर्णा का ट्रैकिंग जो मोस्ट फेमस ट्रैकिंग होता है उसमें से एक है। अब बात करते हैं कि कितने दिन का टूर प्लान होना चाहिए। तो वैसे आपका 5 या 6 डेज का टूर प्लान तो काफी है, और लेकिन आपको और टाइम अगर बिताना है तो आप 10 डेज का कर सकते हैं। 10 डेज के हिसाब से आप अपना टूर प्लान बना के वहां पे स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम कहाँ पे स्टे करें। तो स्टे करने के लिए अगर आप काठमांडू में रहते हैं, थमेल के आसपास आप होटल ले सकते हैं। हम छेत्रापति चौक में रुके थे। और पोखरा में स्टे करने के लिए लेक साइड बेस्ट है। वहां से आपको सुबह सुबह लेक का बहुत सुंदर व्यू भी देखने को मिलेगा। और वो जगह से सब जगह के लिए पास होगा। और वहां पे आपको मिनिमम 1000 तक आपको होटल मिल जाएगा। अगर आप 4-5 लोग ग्रुप में गए हैं तो उस हिसाब से भी आपको 4 बेड या 5 बेड वाला रूम मिल जाता है। और ये आपके बजट जो बहुत सस्ते में डिवाइड हो जाएगा। बात करते हैं टोटल कॉस्ट क्या होने वाला है। 1000 पर हेड के हिसाब से होटल का, 700 मील का, 2000 से 2500 ट्रांसपोर्टेशन और टिकट का। तो इन सब का अप्रोक्सीमेट जो प्राइस है उसको अगर हिसाब किया जाए तो पर हेड के हिसाब से 10,000 काफी है घूमने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं तो इतना काफी है, आप आराम से नेपाल घूम के आ सकते हैं। मतलब इससे भी कम में हो सकता है। और अगर आप थोड़ा और अपने बजट को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको उस हिसाब से थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, होटल रूम या जैसे लोकल गाड़ी ये सब में ट्रेवल करके। और पोखरा हो गया, या आपको अगर काठमांडू लोकल बसेस से घूमना है, लोकल गाड़ी से घूमना है, उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे हर 2 मिनट में गाड़ी चलती रहती है। तो उस हिसाब से भी आप अपना टूर को प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे पहली बात कि अगर आप नेपाल जाते हैं तो बॉर्डर में ही आप
कैश जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज कर लीजिए। वहाँ पे आपका SBI का मास्टर या वीज़ा कार्ड ही चलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि नेपाल जाने के बाद वहाँ पे नेपाल का सिम ले लीजिए, एनसेल। थर्ड इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है वो सब आप अपने साथ रखिए। और फोर्थ बात ये है, अगर आप अपने प्राइवेट गाड़ी या बाइक से जाते हैं तो इन सब की सर्विसिंग अच्छे से करा के रखिए, नहीं तो आपको बहुत बड़े अमाउंट में फाइन देना पड़ सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है, अगर आप अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं तो एक दिन का तो आपको एक्स्ट्रा परमिट निकालना ही चाहिए, क्योंकि कहाँ पे आपको रुकना पड़ जाए आपको नहीं पता है। तो फाइन भरने से अच्छा है कि एक दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए आप। यही सब चीजें हैं, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं बहुत हेल्पफुल है। आप कुछ भी पूछेंगे वो बहुत अच्छे से आपको रेस्पॉन्स देंगे। और साथ ही साथ रही बात पैसे की, तो वहाँ भी एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन यही है कि आप जितना हो सके पहले से आप उसको प्लान कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा।